अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ तैयब बलोच और जहांगीर अब्बासी साहब। दो तीन ख़बरें हैं। एक तो ये कि आज जस्टिस तारिक जहांगीरी जो कि मुबैना जाली डिग्री केस के हवाले से मरकज़ निगाह हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पर उनका बेंच के साथ मुकालमा हुआ और फिर उनके वकला जो है वहाँ से अदालती बाइकआउट करके चले गए। और अब तक की खबर यही है कि नॉन प्रोसिक्यूशन पे वो जो दरख्वास्तें थी वो डिसमिस कर दी गई हैं। जबकि दूसरी तरफ जस्टिस तारिक जहांगीरी ही के हवाले से बड़ी दूसरी खबर ये है कि उनकी जो CPLA थी, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फॉर लीव टू अपील, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ है जो मियाँ दाऊद एडवोकेट की को वारंटों की दरख्वास्त है, जिसमें उनकी डिग्री के मामले को चैलेंज किया गया। उनको काम से रोकने का अबूरी हुक्म 16 सितंबर को दिया गया, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। और तीसरी जो बड़ी ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जनाब कौन कौन से मुकदमात हैं जिनके फ़ैसले तफसीली फ़ैसले नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके अंदर से अब तो कई के फ़ैसले आ गए। अब सिर्फ जो रिज़र्व सीट्स का केस है उसका फ़ैसला रह गया है। तो आज जो है वो जजेस ट्रांसफ़र, जस्टिस सरफराज डोगर की ट्रांसफ़र सीनियरिटी केस का फ़ैसले की तफसीली वजूहात आ गई हैं। इसके साथ ही जो कल जस्टिस जमाल मंदोखेल का फ़ैसला था इंट्रा कोर्ट अपीलों में नज़र अब्बास एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में, उसमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अतहर मिनल्ला का अपना नोट जो है वो भी अपलोड हो गया। वो 2 सफ़े का नोट है और बहुत सिंपल सा है। जबकि जजेस सीनियरिटी केस में जो 55 सफ़ात का फ़ैसला है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने तहरीर किया है और उसके साथ एडिशनल नोट है जस्टिस सलाहुद्दीन पमर का। तो और जो है इसके साथ ही एक मौजू होगा कि तैयब बलोच जो है वो कहाँ गायब थे। हाँ, ये तो बड़ा क्योंकि आप लोग जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल कर रहे थे। हम आपके कमेंट्स बिल्कुल पढ़ते हैं और उन कमेंट्स के अंदर पता नहीं क्या कुछ कहा गया था कि शायद तैयब को जो है वो हमने किसी के कहने पे रोक दिया है। तो आज व्लॉग ताख़ीर से करने की वजह भी ये थी कि ये अडियाला से अपनी ड्यूटी करके आए और हम इनको अपने व्लॉग के अंदर शामिल करें। तो इनसे पूछेंगे कि अडियाला में क्या हो रहा है। तो जहांगीर अब्बासी साहब, जस्टिस तारिक जहांगीरी का केस सिंध हाई कोर्ट का आ गया, अब क्या होगा? क़य्यूम सिद्दीकी साहब, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फुटेजेस चल रही हैं, वो मैंने देखी हैं। हाँ। काफ़ी कोर्ट रूम के अंदर और बाहर हुल्लड़बाजी, नारेबाजी और ये चीज़ें जो है वो वकला की जानिब से की जाती रही। और एक तरह से माहौल जो, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है सिंध हाई कोर्ट में तो नहीं थे, हैं तो हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में, लेकिन जो फुटेजेस देखी उनमें तो यही लगा कि जैसे कोर्ट के अंदर एक माहौल ऐसा बनाया गया जी कि बहुत दबाव किसी सूरत हाल है। बार काउंसिल्स के इलेक्शन भी हो रहे हैं, जाहिर बात है वो इलेक्शन कैंपेन और वो सारी चीज़। आज भी इस्लामाबाद में भी एक वकला की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसपे बड़े लोगों ने खिताब किया। यूट्यूबर खिताब कर रहे थे, थी वकला की। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे दूसरी एक चीज़ मैंने इंटरेस्टिंग सिद्दीकी साहब फुटेज में ये देखी कि जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं वहाँ पे। तो ठीक है, जस्टिस जहांगीरी साहब का तारिक जहांगीरी साहब पड़ते, तो जस्टिस नहीं, वो तो फिर 5 के 5 ही जाते ना फिर। हाँ। तो ये वैसे या जैसे समन रिफत यहाँ पे मुकदमात उन्होंने नहीं सुने, उनकी कैंसिल हो गई और वो वहाँ चली गई। वैसे कराची से ताल्लुक है, कराची से ताल्लुक है। तो दूसरा स्टे वगैरह जितना भी था वो सब कुछ था वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने जो कुछ 1-2 वकीलों से बात की है वो तो ये कह रहे हैं जी कि अब इसका मतलब तो ये कि अभी रिटन ऑर्डर नहीं आया कि अब जो अनफेयर मीन्स कमेटी है वो प्रोसीड आगे बढ़ाएगी। अनफेयर मीन्स कमेटी ये कराची यूनिवर्सिटी की है। जी जी जी, वो जहाँ से इनकी जहाँ पे उनको स्टे था ना, रोक दिया था, वो मामला है। तो उस पर अगर वो प्रोसीड आगे होती है तो उस पर फिर क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला भेजा जाएगा कि इनको डी नोटिफाई करें, ये बहरहाल देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ एक ख़बर और भी मैंने सुनी है और वो ख़बर ये सुनी है कि एक और भी पटिशन जो है वो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल की है, क्योंकि उनको 110 की जो फरीक बनने की दरख्वास्त उनकी खारिज हुई है
तो एक मरतबा फिर उन्होंने ये एक पिटिशन फाइल की है और उसमें ये कहा गया है जी कि ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग है मेरे खिलाफ इसको रोका जाए। तो क्यों रोका जाए? ये तो ये बचना इत्तला आ रही बचना है। क्यों चाह रहे हैं? अगर डिग्री दुरुस्त है, तो आज वैसे सिद्दीकी साहब जो चीज़ें रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक कि वो वहाँ पे जो है अल्लाह की कस्में भी खा रहे थे कि मैंने सारे पेपर्स दिए हैं, मैंने सारा कुछ किया है, मेरी डिग्री असली है। तो अगर उनकी डिग्री असली है तो वो इन टेक्निकल चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एक लेमैन के तौर पे मुझे अक्सर लोग वो करते हैं कि आपकी अगर डिग्री दुरुस्त हो तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बाबा मैं तो ये मेरा रोल नंबर है, ये सन है, बस जाएँ चेक करें। तो ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सिंध हाई कोर्ट में चला जाऊँगा या मैं कि नहीं जी यार ये जो प्रोसेस हो रहा है या जो मेरी डिग्री की तहकीकात हो रही है ये रोक दी जाए। ये तो पहले दिन से तो कह रहे हैं। यही हमारा, लेकिन उनका ये कहना कि जी सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर फैसले नहीं किए और मैं ये जो है इसलिए सजा दी जा तो रही फिर है। ये तो बता दें कि किसने किए हैं सेक्टर कमांडर के कहने के ऊपर फैसले। हैं? तो फिर ये बता दें कि सेक्टर कमांडर के ऊपर किसकी जज ने फैसले किए हैं और फिर उसके ऊपर वो सेक्टर कमांडर का बाकायदा नाम भी बता दें कि कौन सा नाम केस था, बताएं, किस फैसले में कहा था। बाकायदा प्रोसीड करें इस मामले को आगे हाँ। और उस पे वो सारे किरदार सामने हाँ, आने चाहिए। फिर इसमें क्या सवाल बड़ी यही बात है? उठेगा ना कि जनाब फिर आपके पास तो कंटेम्प्ट की पावर्स थी। जी, तो आपने अगर क्यों किसी ने नहीं आपको की? अप्रोच किया था तो आपने कंटेम्प्ट में उनको क्यों नहीं बुलाया? सर मेरी बात प्राइम सुने। मिनिस्टरों को आप करते हैं इस contempt सुप्रीम तो- कोर्ट की बात है इस्लामाबाद की। याद है एक साइल ये एक शख्स उसके यहाँ पे केस लगा हुआ था, किसी जज के घर तक उसने अप्रोच कर ली और उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं हुआ था। ये चीज़ें हमने देखी ना, ठीक है, जज साहब बैठे हुए सिस्टम सारा कुछ हुआ। तो यहाँ वो भी पे गरीब आदमी होगा ना वही यार, गरीब इसलिए आदमी, जज वही मैं साहब कह ऐसे रहा हो गए हूँ ना। कि भाई ये कहने का मतलब है कि जज को अप्रोच करना खुद जो है ये काबिल बस जुर्म बन जाता है और जज वो एक्शन करते रहे हैं माजी में। बशर्ते कि अगर इनको किसी ने अप्रोच करने किया, वाला कमजोर आदमी हो, सर गरीब। कमजोर हो या ताकतवर हो, कानून से तो आइन से तो कोई चीज ताकतवर नहीं है ना, फिर करते हलफ से अपने आइडियल वो ले रहे हैं ना, एक स्टैंस ले रहे हैं ना कि भाई मुझे शायद इस वजह से सजा दी जा रही है। डिग्री वो जो का मामला जो है उसको कहते हैं कि उसको प्रोसीड ना किया जाए और साथ में ये कह रहे हैं और वो कहते हैं मतलब कि 3 वो हल्के खोलने के हवाले से और पता नहीं ना जाने क्या क्या जी, और कुछ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी केस फिक्स हो गया है तारिक जहांगीरी साहब का केस, साहब का, हाँ जी, और वो 29 सितंबर को जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच है। इस बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी हैं, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। तो ये वो 5 मेंबर बेंच है जो 29 सितंबर को समाअत करेगा। वकील कोई नहीं है जस्टिस जहांगीरी साहब का, तो ये इन पर्सन पेश होंगे इन ना, पर्सन लेकिन जाती उसमें हैसियत में एक पेश हो इस्लामाबाद गया, हाई जो कोर्ट इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब तरफ से भी एक CPLA आई है। वो भी आई है। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि इस्लामाबाद बार तो वहाँ पे अभी फ्रीक भी नहीं बनी थी मुकदमे में नीचे, तो यहाँ पे वो कैसे CPLA किस तरह से दाखिल कर रहे हैं? गो कि उनकी हाजिर जरूर लगी हुई है, ना वो रिस्पोंडेंट्स में है ना कुछ और है। चलें देखते हैं कि अहमद हसन शाह साहब की ये CPLA, क्योंकि वो उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं, दायर की है उन्होंने आज। मैं इस पे एक सवाल आपसे करूंगा कि सिद्दीकी साहब। हाँ देखें, सवाल करने से पहले ये कि आप पूछते थे ना कि ये किस तरफ जाएगा मामला, जी, जी, रेगुलर जी, को या आइनी बेंच जी, को, जी, जी, तो वो तो तो हमारा जवाब- ख्याल तो यही था यही ना था कि कि आइनी ये बेंच आइनी में बेंच के अंदर ही जाएगा। जी। तो आइनी बेंच में लग गया फिर अब बिल्कुल सही। ठीक हो गया, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन है जी, और इसमें आइन की तशरीह का मामला है, बिल्कुल सही। तो लिहाजा ये आइनी बेंच के रूबरू ही जाना था, बिल्कुल सही। तो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया। तो आज एक सवाल मेरे जहन में है और वो पूछें। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा उस पर थोड़ी रोशनी डालें कि एक जज के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट तो होता है कि ड्यूरिंग जुडिशल अमूर की अंजाम दही में वो जुडिशल मिसकंडक्ट करे, तो उस पर आर्टिकल 209 के तहत प्रोसीडिंग होती है। डिग्री का मामला, डिग्री एक शख्स की जो तो एक जज के प्रोफेशन में आने से पहले की है, तो क्या उस पर यह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीड हो सकता है? यही वो नुक्ता है, यही नुक्ता है। और मेरा ख्याल है कि एलिजिबिलिटी के नुक्ता जो है ना, ये शायद उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना जाए, बल्कि अच्छा हो गया कि आपने, मेरा ख्याल है, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई शख्स जो है अगर ये मुबैना तौर पे जाली डिग्री के साथ जज के ओहदे पर कायम है, तो इससे बड़ा मिसकंडक्ट क्या हो सकता है? ये भी देखने वाली बात है ना। सजा भी बड़ी देनी तो चाहिए। लेकिन अभी तो कोवरंटों की बात हो रही है ना, तो आपने ये बात की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी जो है वो 18 अक्टूबर को बुला लिया गया है। ये भी हम अपने नाज़रीन के लिए ख़बर जो है वो दें, और उसमें जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के अंदर शायद जो जस्टिस सरफराज ड्रोगर हैं वो
उनको बैठना चाहिए जांजिब अब्बासी साहब या नहीं बैठना चाहिए? देखें, क्योंकि फिर एक एतराज़ आ सकता है। एक तो ये एतराज़ है कि जो जजेस साहिबान हैं उनकी आपस में ये जजेस सीनियरिटी केस और उसमें मुकदमेबाजी चल रही है। तीसरा जो है वो ये फिर जो को वारंटों में जी, ये जस्टिस केस भी सरफराज पेंडिंग है डोगर के उनके सामने सामने। केस पेंडिंग है, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, और अगर वो नहीं बैठते हैं तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हैयत क्या बनती है? जस्टिस जुनेद गफ़ार साहब की क्योंकि एज अ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट वो रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद जो मेंबर जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब बन गए हैं। अब ये कहीं पे तय भी हो चुका है और कहते हैं जी कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये बात कहीं की है कि ये जब मेरे ये इनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वाला आएंगे, मामला जो टेकअप होगा तो मैं एज अ मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसमें नहीं बैठूंगा। तो जस्टिस अतीक शाह साहब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनका सामने आ रहा है कि वो सीनियर हैं जस्टिस रोजी खान साहब से, हाँ। तो इसलिए वो बैठेंगे इस काउंसिल की प्रोसीडिंग में। जस्टिस रोजी खान भी महल रिटायर हो जाएंगे बड़ी जल्दी, और फिर वहाँ पे इस्लामाबाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी फिर चीफ जस्टिस की तकरीर का जी, मामला तो, है। हाँ, तो अतई अब आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि ये तो इन्होंने जान के ही फिर डिस्प्यूटेड किया, चीफ जस्टिस के खिलाफ दरखास्तें लेके आए कि इनको लग रहा था, नोश्ता दीवार था, सबको पता था कि जुडिशल काउंसिल में कौन लेकिन अभी तो बैठेगा। ये देखना है ठीक ना, अभी तो ये देखना हाँ, है। वैसे तो- 18 अक्टूबर को ये वाला मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है अब्बासी साहब। जिस तरह की रौनक लगी हुई है मेरे ख्याल में तो होगा। मेरे ख्याल में तो जिस तरह तो वो की- पता लग जाएगा जी, उनके जी, बैठने से या ना बैठने से। जी, बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? तो उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि तारिक जहांगीरी साहब को बचाने के लिए मुझे तो पहले उन वकला पे भी अफसोस होता है जो है इनको बचाने के लिए सरगर्म है। एक सबसे अहम चीज़ है कि अगर मतलब आप किसी इस वकला तहरीक को क्या पार्लियामेंटेरियन कहेंगे? जाली डिग्री को इज्जत दो। जाली डिग्री को जाली डिग्री देखिए, ये जजेस बैठ के अगर आम शहरी की डिग्री जेली हो तो सजाएं होती हैं। हमने देखा है ये चीज़ें चलती हैं, पाकिस्तान है, सिस्टम ऐसा है, चलता है। सियासतदानों को जाली डिग्री के 7 ऊपर साल नाअहल हुए हैं। अभी 7 साल एक और यही सजा नहीं, हुई, सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्हें कहा गया कि उनकी मराद भी वापस ली जाए। मराद ये भी वापस अदालतों की के जाए। फैसले हैं। तो अगर एक जज की डिग्री जेरी हो मुबैना तौर पे, उसको प्रूव करने का मामला हो, तो उसमें रुकावटें डालना, तो वो इसका मतलब है कि वो उस जज को बचाना चाह रहे हैं सॉलिट्यूड से। मैं तो यही समझ मेरा रहा ख्याल है हूँ। कि आज जो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की जो सिंध हाई कोर्ट में अपीयरेंस हुई है और जो फ्रस्ट्रेटेड किस्म की उन्होंने बातें की हैं, हाँ, मुझे लग रहा है कि इस्तीफा या आप ये कहें? कम कोई जो है ना ठीक सर, नहीं है। देखिए जिन्होंने इनके जेली डिग्री को क्वेश्चन किया ना, साफ ज़ाहिर है उन्होंने पहले उनको पता था कि इन्होंने कब, किसने और कौन सा मैकेनिज्म के तहत इनकी डिग्री बनाई गई। भाई उनके पास सब कुछ है और इनको पता नहीं, है। देखो, इल्ज़ाम है ना, तो जिन्होंने भी लगाया। इल्ज़ाम ये है कि अनफेयर मीन का केस था इन पे और इन पर पाबंदी थी 3 साल तक अपीयर होने के लिए, और उस दौरान में इन्होंने की मुख्तलिफ नामों से वो जो है ना वो इम्तिहान वगैरह पास की। तो ये बुनियादी तौर पे ये इल्ज़ाम मुझे तो इनके क्लास फेलोज ने बताया कि इसका ग्रेजुएशन के अलावा इनके पास कोई डिग्री नहीं है। आप वो कौन से क्लास फेलो हैं? मुझे अब मैं तो सारे तो नहीं बता सकता, मुझे किसी ने कहा, मतलब उसने कहा ये मेरा क्लास फेलो रहा जरा है कि मैं आपको इस चीज़ का कहता हूँ कि ये उन्होंने पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है, कहाँ किस तरीके से ये टिक्का खान के भी और बाकी कहानियों में शामिल रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है तारिक जहांगीरी साहब, इनका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है, अच्छा, चलो आगे ठीक नहीं है। ये LLB की डिग्री इवन को मुझे बंदा भी उसने बताया कि जिसने बनवा के दी हाँ, वो इनको। जो आपकी बात थी ना वो कि आया ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाता है या नहीं जाता है, तो अब जो इंक्वायरी का फोरम है वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है किसी जज के खिलाफ। जी। लेकिन अगर मामला आम शहरी पार्लियामेंटेरियन क्योंकि उसकी अहलियत से मुतल्लिक है, एलिजिबिलिटी से मुतल्लिक है कि एक एडवोकेट या जज बनने के लिए 10 साल का एडवोकेट का तजर्बा और उसकी जो है कानून की डिग्री होना उसका लिए लाजिम है, तो ये अहलियत का मामला है। तो मेरा ख्याल है कि को वारंटों में जो है वो फॉल करता है। अगर देखा जाए असद अली केस जो है उसमें वो उसमें तो है कि भाई अगर इस तरह का कोई मामला हो तो जज के ख़िलाफ़ आर्टिकल 199 के अंदर जो है वो रिट जारी की जा सकती है।
जज बनने से चलें- पहले वकील थे ना, तो बतौर वकील तो कोई इधर हो नहीं, सकता है इसके ना, अलावा बात ये भी बात है इसकी तैयब वकालत पे तैयब एक और बात भी है। आप ये देखेंगे आपके सिस्टम के ऊपर कितने सवालात उठ बहुत रहे ज्यादा हैं है। कि वकला का लाइसेंस देने का ये बार काउंसिल्स ने कभी देखा है? कभी उन्होंने भी हम जो डिग्री जो आ रही है उसको हम कैसे उसके प्रोसेस होना चाहिए। आजकल तो देख फिर रहे हैं, मतलब है कि अहम ओहदों पे वो रहे, क्या हुकूमतों ने भी उन्हें वेरीफाई नहीं किया डिग्री को, ये बहुत बड़ा जुडिशियल कमीशन पूरे ने भी सिस्टम डिग्री पे वेरीफाई सवाल नहीं है, की। तो पूरे ये सिस्टम पूरा पे। पूरा जो है ना सर, ये सवाले से आम बंदे की तरह सोचें, आम बंदे की तरह, ठीक है यार, एक बंदा जेली डिग्री पे जज बन गया, समझ से बाल आता रहा, और जज रखा किसने, समझ से बाल आता रहा यार। देखे ना, वकला का लाइसेंस लेने से लेके और आगे तक जो स्क्रूटनी का अमल है वो तो फिर सारे पे सब सवालात है ना। बिल्कुल जब दुरुस्त है सवाल कि उठे हैं तो एक- फिर उसी सिस्टम को चोक करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हकैक सामने ना आ सके, हकीकत पता ना चले। अब आम आदमी तो यही, सो उसका सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक जज जो है वो एक बंदा जेली डिग्री पे जज कैसे बन सकता है, ये आम सबसे बड़ा सवाल अब तो है। मेरा ख्याल है कि जुडिशियल फिर- कमीशन को चाहिए कि भाई अब नई अपॉइंटमेंट्स के अंदर इस मामले को जो है वो देखे। और वैसे भी मेरा ख्याल है जुडिशियल कमीशन की जो सब कमेटी है रूल्स की, वो कल उसका कल मीटिंग है अपना, जहाँ से वो और कल मीटिंग है और उसमें हर मरले पे वेरिफिकेशन जो, होनी चाहिए। अ, हाई कोर्ट के लिए है, सुप्रीम हाई कोर्ट कोर्ट के के लिए है। जजों की जो कारकर्दगी है उसको जांचने के लिए रूल्स बनाने का मामला जो है वो कल जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में, ये बेसिकली झेली कमेटी है जो, क्योंकि 26वीं तरमीम में के बाद ये कहा गया था, उसमें ये लिखा गया था कि हाई कोर्ट्स के जजेस की 175 और जी, उसके नीचे 177 रूल्स में बनेंगे जो हम- जिसमें हाई कोर्ट्स के जजेस की जो परफॉर्मेंस है उनको जांचा जाएगा, उनका जायज़ा लिया जाएगा। और अगर परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं होगी तो फिर क्या ये मामला फिर तो फिर मेरे ख्याल में वही फोरम है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फोरम है। और इस पर शायद एक दफ़ा बताया भी जाएगा, इतला दी जाएगी उस जज को। अभी तो रूल्स बनेंगे ना। अगर बने तो फिर उस वो जजों की एक दो परफॉर्मेंस स्टेप देखने के और हवाले फिर से उसके बाद और ये फिर वो अच्छी मामला बात है आगे बढ़ेगा। कि लेकिन किसने मैं कितने मुकदमे किए। डिग्री ये वाले जो इशू पे जहांगीरी मैं साहब हैं, जो जहांगीरी साहब हैं, ये अतरमुल्ला के हेड हंटिंग वाले हीरो में शामिल हैं। यानी ये पहले की अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस के बनने से पहले या बाद की है ये? मेरा ख्याल ये पहले की है। अच्छा, शायद मेरा ख्याल पहले की है ना। ये आई इसका- डोंट नो, मुझे ये अब देखना आई डोंट नो, मुझे मेरा तो ख्याल लगता ये है शायद ऐसे- बात की है। ऐसे हीरे फैजियाब बात हुए की तो लगे, वरना जेली डिग्री पे जज। तो मैं तो- इस पे सिर्फ एक बात ये ज़रूर करूँगा कि जहाँ पे ये सवाल है कि इतना अरसा जो है वो हमारे इदारे क्या करते रहे। ये सवाल है जी कि अगर एक जज की डिग्री अगर असली है तो वो ओपनली क्यों नहीं कहता कि हाँ जी असली है, चेक ये करो। लें, चेक कर लें। कोड़ा वहीं पे एक सवाल फिर ये भी है कि ये 32-34 साल 35 साल के बाद अचानक क्या हुआ कि कहा गया ये कि फ़लाँ जज की डिग्री जाली। ये तो ये भी एक सवाल तो है ये कि तो- ये क्यों आया सवाल मंजरेआम के ऊपर। देखें, जब आप बात सिस्टम ये के तो- खिलाफ वोट करे तो सिस्टम फिर खुद एक्टिव होता है। सीधी सी बात है। सिस्टम है तो सिस्टम फिर- को नहीं, मैनिपुलेट फिर आपने सिस्टम किया ने- हुआ। नहीं, देखें बात है, फिर सिस्टम ने इसको क्यों रखा था। हाँ ये देखें बड़ा सवाल है, ये सिस्टम पे बड़ी सवाल है। सर, इसमें देखें, बात ये है, सवाल ये है कि किसी भी मरले पे किसी की भी जो है अगर उसकी बुनियादी क्वालिफिकेशन ना हो तो फिर वो हो सकता है ना। चलो ये तो सिस्टम का तो ये fault आपका है, सर, कानून है। यहाँ पे चीजें हैं, लेकिन अच्छा, 34-35 साल अब एक ही मौजू पे घुसे रहना और भी यार, बहुत खबरें ये बात हैं। हो गई है भाई, ठीक है, मतलब और कितना घसीटना है यार। घसीटना नहीं है, ये खुद घसीटे जाएंगे। अब जैसे समन रिफत एक मुकदमे के अंदर अदालत में पेश हों, ये अब यहाँ पे भी मुझे है कि वो जज हैं, अजीब बात तो है क्या ये इसमें। जज का कॉन्डक्ट अलाउ करता है उसको? सॉलिडेटरी है। तो और ये उसके फिर तो सामने misconduct केस नहीं है। उसके सामने केसेस फिक्स हैं उसकी अपनी कोर्ट में और आप मुकदमे छोड़ के- केसेस छोड़ के आप उधर चले उधर जाएं। चली गई। और वहाँ पे जो है ना आप ये तो चीफ जस्टिस डोगर साहब को देखना चाहिए कि उनसे छुट्टी लेके गई है, नहीं लेके गई, क्या है कि भाई उनके अंडर नहीं आती है। छुट्टी भी लेके गई भी हो तो वो बेशक, मतलब हाँ। है कि जज की ये- सही बात है। ये एक जज जिस पे बहरहाल allegation सवाल है, खड़े होते हैं। वही हम कह हम रहे तो हैं। सवाल ही उठा सकते हैं ना जी। तैयब बलोच हाँ, साहब। और सवाल उठाना जुर्म नहीं है। हाँ, सर। तो मैं कोई जो है वो हम वो वाले बस छोड़ो। अच्छा, जो चैनल नहीं है जो फैसले सुनाते हैं, जज को इस तरह करना चाहिए, जज को उस तरह करना चाहिए। सही है। तो अच्छा जनाब, जजेस सीनियरिटी केस, या। जज ट्रांसफ़र केस, तफसीली फ़ैसला आ गया। उसके अंदर वैसे मुझे जैसे सलाउद्दीन पमर साहब ने अपने फ़ैसले में जो इजाफी नोट के अंदर जी इत्तफाक करते हुए उन्होंने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर से ये कहा है कि एक यूनिफॉर्म सीनियरिटी लिस्ट लिस्ट बननी बननी चाहिए चाहिए। जजेस की,
जिसके अंदर अगर कोई जब भी तब्दीली हो हर साल उसको जो है वो सदर मुमलकत जारी करें, तो उससे जो है ना वो बड़ा यानी वो आ जाएगा। सजेशन मतलब हाई कोर्ट के हवाले से ना हो, जी, बल्कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर कि कौन सीनियर है, कौन आया, कौन है, ये ओवरऑल तजवीज़ उसके अंदर मतलब आएगी। जजेस का जैसे इंडिया में भी कैसे होता है, कहते हैं कि पूरा एक लिस्ट होता है तमाम कल- हाई आप कोर्ट। देखें ना उसमें ये भी क्या है उन्होंने कि इंडिया में सदर के पास ये इख्तियार है कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जज को ट्रांसफ़र करते हुए उसकी रजामंदी ले। पूछिए जी। हमारे यहाँ लेकिन तो पे ये consent है। यहाँ पे है लिखा है, बड़ी कंडीशनल है, जी, चीफ जस्टिस की मंजूरी, फिर उस जज की कंसेंट, तो ये है। तो जी, आप तो बताएं 55 बाकी सफ़ात में क्या लिखा है। इन सफ़ात के चंद जो मैंने पॉइंट्स जो मैं समझ सका हूँ, इसमें एक तो ख़त वाला इशू डिस्कस क्योंकि किया जाता रहा है। 6 वो- जजों का ख़त। जी जी, वो 6 जजों का ख़त 5 जजों की पटिशन में भी उसका इजहार था, आर्ग्यू हुआ। वो तो हामिद खान साहब ने बार बार उठाया था ना जी जी उसको। जी जी। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के साइनी बेंच ने ये कहा है कि वो मामला जब एक और बेंच के सामने ऑलरेडी पेंडिंग है तो हम उस पे बात ये आईनी बेंच नहीं करेगा। हम सिर्फ इस हद तक ही ख़ुद को महदूद रखेंगे कि आर्टिकल 200 के तहत ये जो ट्रांसफ़र हुई है, क्या इसमें जो तकाज़े हैं क्या वो पूरे किए गए और नहीं किए गए। तो ये कहा गया जी कि जो मुशावरत का अमल था वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुआ, सही है। तमाम स्टेप्स पूरे किए गए। फिर ये कहा गया जी कि इससे आर्टिकल जो जुडिशल कमीशन है उसमें जो अपॉइंटमेंट होती है वो गैर मौसर हो ये जाएगा। ओवरलैप नहीं तो करते, उन्होंने वो कहा कि अलग-अलग ये है। ओवरलैपिंग नहीं है, वो अलग अलग है ये और एक उसको इंडिपेंडेंट अलग अलग इख्तियार है उसपे सदर मुमलिकत का फिर 200 के तहत। उसके बाद ये बात कही गई जी कि 26वीं तरमीम के ऊपर भी इस केस में कुछ आर्ग्यू किए गए। तो उस पर भी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 26वीं तरमीम वाला मामला भी पेंडिंग है। तो इस केस में हम 26वीं तरमीम को तो कम से कम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। और वहाँ पे एक और बात भी की है वो कोई कि जी जस्टिस डोगर जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर फैसले करते हैं और ये ऊट करने के लिए लाया गया उनको। वो ये कह रहे हैं जी कि ये भी आर्ग्यू किया गया, ये एक इल्ज़ाम लगाया गया जी कि जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो इसलिए लाए गए कि इस्टेब्लिशमेंट का ये मंसूबा था जी कि ये माइल हुए कि जी ये करना है हमने। तो उस पर मैंने कहा है कि ये जो इल्ज़ाम है ये किसी के ऊपर लगा देना तो बड़ा आसान काम है। साबित करना। लेकिन बात ये है कि ये हमने तो आर्टिकल हमने इस बहस में उलझना नहीं हमने चाहते। हमने ना इस बहस में उलझेंगे और ना ही ये मामला हमारे सामने है। हमारे सामने केस सिर्फ आर्टिकल 200 का है। तो ये कहा गया है इसमें। अच्छा ठीक हो गया। वो ऐसे में ये जज 5 लिख देते ना अपनी एप्लीकेशन में भी कि भाई इमरान दार कब्जा ख़त्म करा दिया गया हमसे, वागुजार हो गया कब्जा, ये वही बात। अच्छा ये जो अपना जांज़ेब अब्बासी साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी सर। मेरा ख्याल है कि आईनी बेंच शायद ये सवाल पूछे उनसे। वो ऐसे है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के केस के अंदर उन्होंने CPLA फाइल की है और उसमें उन्होंने यही कहा है जी कि जनाब किसी जज को उसके काम से नहीं रोका जा सकता। ठीक है। और फिर 184(3) की जो दरख्वास्त है उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है। तो ये जज साहब कंफ्यूज क्यों हैं कि एक ही मामले को मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या उठाया जा सकता है। तो इस पे ये मेरा ख्याल है कि बड़ा रेलेवेंट सवाल नहीं है जमाल खान अगर वो साहब का पूछे फैसला वहाँ कह पे। रहे हैं और दूसरा ये वाला आज वाले। नहीं चंदा नहीं। वो 5 जजों ने अलग अलग 5 जजों ने अलग अलग भी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को जो है वो अच्छा, ये चैलेंज जो किया है ना यहाँ पे। जो उसके जो अंदर ड्रामेटाइज हुआ सारा उसके अंदर सूरत ये में। भी है ना कि जनाब किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। ठीक है ना। हाँ। तो वही मामला जो है वो उन्होंने CPLA के अंदर भी उठाया हुआ तारिक है, जहांगीरी साहब। 184(3) के अंदर भी उठाया हुआ सही है। है। अब 2 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस के अंदर एक ही सवाल क्या एक ही क्लाइंट उठा सकता है, तो वो किस दरख्वास्त में क्या असर होगा, तो ये भी देखने वाली बात है ना। सही है। वो मैं ये कह रहा हूँ। वाली दरख्वास्त तो कॉपी कट पेस्ट वाली थी, ये तो हाँ ये वही वाली बात कर रहा हूँ ना। और उस पे तो मेरे ख्याल में एक दरख्वास्त जो 5 जजों ने अलग अलग दायर की उसका तो मकसद तो यही था कि जी इसके ऊपर एतराज़ लग जाएगा। और वो फिर बाद में पता चला जी कि वो अभी तक प्रोसेस में ही है। तो आम तौर के ऊपर जब कोई पिटीशन फाइल होती है तो 2 फैसले होते हैं, या तो पिटीशन को नंबर लग जाता है और या कहा जाता है जी कि ये एतराज़ लगा रहे हैं और हम वापस जो करें। सिद्दीकी साहब ने अभी सवाल उठाया इसी का कल परसों इस मामले का फैसला दे के तो इसको साथ वो करके फारिग कर दें उसको। नहीं मतलब ये कि मैं सवाल उठता है ना कि जी, मतलब बिल्कुल। एक ही सवाल 2 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस के अंदर, मुख्तलिफ- या तो दो सवाल उनको एक है। उससे डिलीट करना पड़ेगा या इससे डिलीट Yes, करना अब पड़ेगा। उसका जवाब शायद वो दे के तो वो फिर मामला अब पता सेटल नहीं हो क्या जाएगा। होता है, ये देखने वाली बात है ना। ये तो ये तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे ही कोर्ट मेरे देगी जहन ना। में सवाल आया क्योंकि नहीं, बड़ा सवाल आपने उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही अब इसका जवाब देगी। हाँ वो एक फैसला और भी आया है। कौन वो सा? जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद साहब का इख्तिलाफी नोट भी कोई हाथ से लिखा, मैंने तो कोशिश की, मुझसे तो पढ़ा ही नहीं गया। हाथ से लिखा हुआ
हाँ, वो अतर मिनल्ला साहब के पास इतना वक्त नहीं है कि वो उसको अपने एक पैराग्राफ को जो है उसको टाइप भी करवा ले, तो वो उन्होंने अपने हाथ से ही लिखा, बड़ी मुश्किल से पढ़ा हमने, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तारीख में मेरी हैंड राइटिंग भी रह जाए ना, पॉपुलिज्म तो हमें नहीं चलती ना, फिर उसके लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये से आपने अडियाला वाली बात नहीं पूछी अभी तक। वही जा रहा हूँ ना, आप पूछने दें तो आप अतर मिनल्ला साहब की तरफ अच्छा, ले गए। मैं अब ये फिर ये- फिर ये अगला माइक सवाल आ गया आपका था, होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन मामलात में उनका क्या किरदार है, तो लिहाजा इसको यहीं पे छोड़ दिया जाए ना। नहीं, अतर मिल्ला साहब का अडियाला से बड़ा ताल्लुक रहा है वैसे। नहीं वो नहीं है, छोड़ देना। हाँ, अडियाला उनके वैसे भी अंडर आती थी ना, अंदर जब आती चीफ थी, जस्टिस बिल्कुल थे। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ। विजिट करने जाया करते थे। हाँ, तो अडियाला में क्या हो रहा है, तोशाखाना केस क्या अपडेट है? सर तोशाखाना 2 में जो कंप्लीट हो गया, जिरा का अमल है ना, गवाही हो गई है, तो जिरा हो रही है, तो कल मतलब है अब ये चला गया, नेक्स्ट मंडे को होगी समात। तो 2 या 3 समातें जब जिरा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो बयान एक मेरे ख्याल में कलम बंद होता है, 342 का होता है, फिर फाइनल आर्गूमेंट बस, होता है। तो फिर बस वही मामला रह गया है, वो आपको पता है कितने दिनों में तो मतलब एविडेंस क्लोज हो गई है एवरीडेंस दोनों साइड से। क्लोज हो गया जिरा का। तो उन्होंने अपने कोई हक में कोई गवाहान पेश किए? सच पूछें तो मतलब है कि अनफॉर्चुनेटली ये मैं नहीं, खुद पीटीआई वाले भी कहते हैं कि हमारे जो वकला है ना, वो खान का सही दिफा नहीं कर रहे, और यहाँ इस केस में भी वकला जो है बाहर आके जो भी बातें करें, अंदर जो दोस्त बैठे होते हैं, जो अंदर होते हैं, उनसे जब कि वकला जो हैं वो बिल्कुल जो है, मैं तो जो अंदर जो दोस्त आपके जाते हैं समात को अहवाल देखने के लिए, उनकी तो इमरान खान से मुलाकात होती होगी, तो अब कैसी है उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्या है सारा, किस तरह से फेस कर रहे सर हैं? बॉडी लैंग्वेज ये है कि मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जो कल पेश आया और आज भी उसकी कंटिन्यूटी है सहाफ़ियों के साथ। तो ये है कि खान साहब आते हैं ट्राउज़र और उसमें, तो हाँ जी कर्नल ने आपको इजाज़त दे दी, कर्नल अच्छा आ गए हैं, तो कर्नल ने इजाजत देती, क्या मतलब? वो उनका एक नरेटिव है कि पूरी अडियाला जेल अच्छा। को कर्नल ही चला रहा है ना, तो वो यूँ मतलब है जो भी उनका, तो वो यही कहते थे कर्नल साहब ने आपको इजाज़त दे दी है, चलो आप आ गए हैं। कौन कहते थे, साफी? नहीं, खान कहता है, टाउंट मारता है, अच्छा, टॉन्ट काउंट करते टॉन्ट हैं वहाँ पे करते जो हैं। साफी जाते बिल्कुल, हैं अडियाला बिल्कुल। जेल में कवरेज के लिए। कवरेज के लिए उनको। अच्छा। ठीक है, और दूसरा वहाँ के दोस्त ये कहते हैं कि वो टोटल फ्रस्ट्रेटेड है, टोटल बात बात पे उलझ पड़ना। अब सहाफ़ियों से वो बात कर रहे हैं, तो साहब ज़रा जब आप बात कर रहे हैं तो सवाल भी सहाफ़ी के माइंड में आ रहा होता है। इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट बतलाई, अब रेलिवेंट हमारे व्यूवर्स खुद बता देंगे, कुछ सवाल बनता था सहाफ़ी का, नहीं बनता था, जिसको ये फिर बदतमीज़ी से कह देते हैं। इन्होंने कहा कि देखें जी मेरे दौर में देखें मैंने कभी ऐसा नहीं किया, किसी सियासतदान के साथ ऐसा नहीं हुआ, और मैंने तो कभी नहीं किया। तो सहाफ़ी खड़े तो उसने कहा कि वो मरियम बीबी के साथ क्या हुआ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या फरियाल हुआ, था, अच्छा उनके साथ एक और दूसरा साथ सहाफ़ी ने कहा, उन्होंने कहा फरियाल तालपुर के साथ आपने, इजाज़ अहमद है उनका नाम, फरियाल तालपुर के साथ क्या नहीं किया, जरदारी साहब के साथ, ये सारा किसने कुछ। इजाज साहब को लेके आए ना यार? हाँ, एक मैं ही लेके slide आएंगे। में। तो इस पे ना उसको कहा आप चुप करें, आप चुप करें, आप क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने कहा सर आप ये कह रहे हैं कि मेरे दौर में, तो मैं आपको बतला रहा हूँ आपका दौर कैसा है। नहीं आप एजेंडे पे हो, ठीक है, टप्पा लगा दिया, आप एजेंडे पे हो। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर कोई एक और दूसरी बात की, चेयरमैन नैब अगर मेरे दौर में होता तो नैब ये होता वो होता, या उन्होंने कहा जब आपके दौर में आपने चेयरमैन नैब लगवाया था तो आपने उसको सरकारी रिहाइश कहाँ पे दिलवाई थी और किस तरीके से था, और उस पर भी वो मुझे आपने टारगेट किया था। साफ़ी था, उसको बेचारे को स्टोरी देने पर टारगेट किया था, तू एजेंडे पे है, अब बदतमीज़ हो, ये है वो है, इसको बाहर निकालो, मतलब इस टाइप की ना, तो धक्के दे दो, धक्के दे के बाहर निकालो इसको। धक्के दे के बाहर निकालो। अच्छा। तो यूं अच्छा, तो आज फिर जब दोबारा उनका इंटरेक्शन हुआ, सहाफ़ी ने कहा कि सर एक इमरान असगर हैं एक्सप्रेस से, उन्होंने कहा सर आपने ज़्यादती की, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, बुजुर्ग सहाफ़ी हैं, आपने उनके इजाज़ अहमद साहब आपने उनके साथ ये किया, नहीं वो एजेंडे पे है, वो भी आ गया। तो उसने कहा सर बात ये है कि आप बाजवा के साथ रहे, फलां के साथ रहे, वो चीज़ें चलती रहीं, वो तो मसला नहीं था। आज हम आपके सामने कहते ये सारे दोस्त हैं, इनसे पूछ लो मैं कौन हूँ और कैसे आता हूँ, तो आपने ऐसे हमारी क्रेडिबिलिटी पे कही एजेंडे पे हैं, तो हमारा तो काम है, आपने खुद एक चीज़ मतलब बतलाई, मैंने कहा कि आपके दौर में तो ये चीज़ें हो रही थी, तो अगर आपको आपका दौर याद दिलाया जाए तो वो एजेंडा हो जाता है। उन्होंने कहा हमारा कोई एजेंडा नहीं है और ना सवाल करना जुर्म है, ना ये बदतमीज़ी है। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो किस लेवल पे है कि छोटी छोटी बातों पे सहाफ़ियों से भी लड़ पड़ते हैं। तो जनाब अडियाला से तैयब बलोच जो हैं वो लेके आए, और इसके अलावा और तो मेरा ख्याल है कि अब कुछ और नहीं है। तो जनाब अगला हफ्ता
जो शुरू होगा उसमें बहुत अहम पेशरफ्त अदालती महाजों पे होंगी। आज भी जो है वो शायद एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था, वो कौन सा था बासी साहब? 110 अलकादिर ट्रस्ट वाला। अलकादिर 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की अपीलें थी। तो उस पर जो मरकज़ी जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो खराबी सेहत के सबब पेश नहीं हुए, तो इसलिए केस एडजर्न कर दिया गया 16 अक्टूबर के लिए। चलें जी। और फिर ये भी शिकायत देखने को मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सहाफ़ियों का दाखिला जो है बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मेरा ख्याल हाई कोर्ट के सहाफ़ियों का दाखिला सुप्रीम कोर्ट में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाना चाहिए, ये या हमें भी वहाँ पे जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। शरह दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, लाने के बाद।